हम सब बड़े कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि नीट 2025 बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है। बट आपने नोटिस किया होगा हर साल 3 4 5 ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते, वो कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से होते हैं जिसमें आप एनसीईआरटी के बाएं दाएं नहीं करेंगे या वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो लैंग्वेज में कंफ्यूज होंगे और डेफिनेटली गलती करेंगे। हालांकि उसका जिक्र थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में होता है, बट वो टेक्निकली अगर आप बात करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक है और कैसे हम उनको पार कर सकते हैं। और अगर तुमको ये पूरा टॉपिक वन शॉट चाहिए तो भाई तुमको कमेंट करना पड़ेगा नीचे। आपका हुक्म सराखों पे रख के हम इसका पूरा वन शॉट करा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। दूसरा, इस टॉपिक के पॉइंट वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anvi001 पे मिल जाएगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए समझते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक और मैं क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के बाहर भी सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला, पहले 7 चैप्टर जो आपके हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, फिर आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तक कोई दिक्कत नहीं होता। सिर्फ एक टॉपिक जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वो आपके डिलीटेड टॉपिक में है, बट इस पे सवाल आ जाता है प्लांट किंगडम से, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मैंने पिछले भी बताया था आपको क्यों आता है, वो भी समझा दिया था मैंने। क्योंकि जब हमको लाइफ साइकिल पढ़ना ही है तो लाइफ साइकिल पढ़ना है तो मुझे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही वो डिलीटेड टॉपिक में हो या नहीं हो, तो इस पर सवाल आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं जो 8वें चैप्टर है, 8वां चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां से आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल बनते हैं। कहां कहां से बनते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते थे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एनओआर। कौन कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्या काम होता है, उन सब पे सवाल बन जाता है। तो एक पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्टेनिंग टेक्निक और दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2 स्टेन का नाम अलग से दिया जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। एक दिया है एसिटोकार्मिन, ठीक है, और दूसरा दिया जानस ग्रीन। जानस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए और एसिटोकार्मिन क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए, है ना। इन सब पे आया। इसमें से कौन सा एसिडिक स्टेन है, कौन सा बेसिक स्टेन है, इस पे भी सवाल आता है। तो ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब टेक्निकली एनसीईआरटी में तुम कहीं नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, तो मतलब आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सैटेलाइट पे सवाल आता है। फिर एक सवाल आया था टीलोमियर सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, एटी रिच होता है या जीसी रिच होता है, ठीक है, ये जीसी रिच होता है। इस पे क्यों होता है जीसी रिच, इस पे सवाल आता है ना। कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं, मैं पीवाईक्यू दिखा दूंगा कि यहां से सवाल आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है सवाल इस पे, जनरली वो तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, बट कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जीवन में, एस में, जी2 में, कितना सेंट्रोमियर होगा, कितना कैनेटोकोर होगा, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, इन सब पे पूरे टेबल पे सवाल आता है ना, और ग्राफ के फॉर्म में भी दे देते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट जब तक तुमको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ नहीं आएगा तब तक तुमको दिक्कत होगा। फिर एंजाइम वाले चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे सवाल आता है, इसके ग्राफ पे सवाल आता है। वीमैक्स किसका हाफ होगा, वीमैक्स किसका सेम रहेगा, किसका केएम बदल जाता है ना। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में पूरा नहीं दिया हुआ डिटेल में, बट इस पे सवाल आता है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे सवाल आता है डिटेल में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां पे होता है, क्या होता है। तो एनसीईआरटी तुम्हारी जितनी बोलती है, क्या उससे तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, नहीं, इसको आपको फिर डिटेल में पढ़ना पड़ जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक चैप्टर हुआ करता था जो आप डिलीट कर दिया गया, बट तुम सेल में ही देखोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सब पे बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसके अराउंड भी सवाल बन जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा पंप होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड कैसा होगा, सिंपल डिफ्यूजन कैसा होगा, ऑस्मोसिस कैसा होगा, इस पे सवाल आ जाता है। फोटो रेस्पिरेशन पे सवाल आ जाता है, कौन कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, C3 में होता है, C4 में होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन पे सवाल आ जाता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट पे यह सवाल आता है कि ऑर्गेनिक एसिड के नाम पे, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, है ना, कि मैलिक एसिड का 1.33
ऑक्सैलिक एसिड का 4, है ना, इस पे सवाल आ जाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आओगे तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना, पॉन्स का क्या रेगुलेशन है, मेडुला का क्या रेस्पिरेशन है, कौन इंस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहा है, कौन एक्सपिरेटरी रेट घटा रहा है, इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है। IICM के रोल पे सवाल आ जाता है ना। एक होता है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इस पे सवाल आ जाता है। ECG पे आपको घुमा के सवाल पूछ सकते हैं, तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं पता है, कार्डियक साइकिल अच्छे से नहीं पता है, तो ECG के सवाल में आप गलती करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम के राउंड आपको स्ट्रोक वॉल्यूम तो बता देता है क्या है, कार्डियक आउटपुट भी आपको बता देता है क्या है, ठीक है, बट आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नहीं बताती है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नहीं बताती है एनसीईआरटी। बट तुम स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालोगे अगर तुमको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नहीं पता है, तो यहां पे सवाल आ जाता है। जेजी सेल के राउंड सवाल आता है, कहां फॉल इन जीएफआर होगा, है ना, कौन सा आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होगा, कौन सा हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा होगा, कौन सा हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा होगा, इस पर सवाल आ जाता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हमको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि इस पे भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। फिर कार्टिलेजनस जॉइंट में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेजनस जॉइंट का पार्ट ये नहीं दिया और ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। सिनोवियल जॉइंट में आपका सैडल जॉइंट का एग्जांपल, कॉन्डाइलर जॉइंट का एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो मेंशन नहीं है, जैसे लेट से कि मैं बोल दूं स्कल और C1 के बीच में कौन सा जॉइंट है, तो लोग सोचते हैं कि डाइकॉन्डाइलिक स्कल है तो यहां कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, नहीं जी, यहां पे हिंज जॉइंट हो जाता है। तो इस तरह के सवाल भी यहां पे तुम अटकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन डिटेल में पढ़ना है यहां पे, है ना, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, है ना, इंटर न्यूरॉन, यहां पे ये आ जाता है तुम्हारा आपका डॉर्सल हॉर्न, ठीक है, वेंट्रल हॉर्न, फिर आ जाता है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्या किसका एग्जांपल होता है, स्यूडो यूनिपोलर, पढ़ा है ना, तो कहां पे होगा डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इस पे सवाल आता है, ये पीवाईक्यू है बाय द वे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका सार्कोमियर के लेंथ पे, है ना, कौन किसको बाइसेक्ट करता है, उस पर घुमा के सवाल पूछते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं है तो यहां भी आपको दिक्कत आएगी। टाइप्स ऑफ हार्मोन पे, जैसे वाटर सॉल्युबल है तो कौन सा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन सा आयोडोथेरोनिन है, कौन सा पेप्टाइडल है, कौन सा स्टेरॉइडल है, इसमें से कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन लिपिड सॉल्युबल है। हालांकि एनसीईआरटी मोटा मोटी लिखती है बट अच्छे से टैबुलर फॉर्म में ये मेंशन नहीं है, तो इसका एक टेबल आपको देखना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में प्राइमरी रिस्पॉन्स कहां से आता है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन सा है, ठीक है, कहां बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, कहां फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उसके अराउंड घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सिर्फ एनसीईआरटी एक डायग्राम दे देती है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये बात होगी पूरी 11th की। 12th की बात करेंगे तो 12th में क्या है भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब देखो कहां से सवाल बनता है, कैसे बनता है। अब सवाल आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन का एग्जैक्ट रोल क्या है, सिक्रीशन ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, सिंथेसिस ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, है ना। प्रोलैक्टिन का क्या हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, है ना। ईस्ट्रोजन का रोल क्या हो जाता है, ओवरऑल सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका इनिबिटरी रोल पूछ देता है, प्रोजेस्टेरोन किसको इनिबिट करेगा, तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं लिखती लेकिन आया हुआ है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनिबिट करता है एलएच के फॉर्मेशन को, है ना। क्या बोलता है, प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स ओव्यूलेशन, एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिख देती है। तो मैं सवाल दे दूं किसको इनिबिट करता है, तो एलएच को इनिबिट करता है। ईस्ट्रोजन का एक्सेस हो गया तो किसको इनिबिट करता है, ये जीएनआरएस को भी करता है, ये एफएसएस को भी करता है, और टू अ लेसर एक्सटेंट एलएच को करता है ना। फिर सवाल आ जाता है कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन, तीनों होगा। तो इसके अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड सवाल बन जाता है। फिर एक सवाल ऐसा आ जाता है कि लेट से किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन का है, तो कौन से दिन ओव्यूलेशन हुआ था, उस पे सवाल आ जाता है। तो इस पे सवाल घूम के पूछते हैं। फिर 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इस पे सवाल आ जाता है। फिर एक एसटीडी पे, कौन सा एसटीडी बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, इसके नाम पे सवाल आ जाता है, और ये सारे नेम आपके एसटीडी के नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक्स में आओगे तो जेनेटिक्स में जेनेटिक न्यूमेरिकल पे घुमा के सवाल पूछते हैं। हालांकि पेडिग्री पे भी सवाल आता है जो न्यूमेरिकल का पार्ट ही हो गया, ठीक है। अगर आपको जेनेटिक न्यूमेरिकल पे एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसके लिए भी मेंशन कर दीजिएगा। तो जेनेटिक न्यूमेरिकल इस पे भी
आपका सवाल आता है। ठीक है, फिर एक आता है एक्स बाई ए रेशियो। आप तुम देखोगे एक सवाल आया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, तो एक्स वाई नहीं देखते, ड्रोसोफिला में क्या होता है हम एक्स बाई ए रेशियो देखते थे। मतलब अगर एक्स बाई ए बराबर 1 है, ए ऑटोजोम हो गया तो फीमेल है, एक्स बाई ए अगर लेट से 0.75 है तो इंटरसेक्स हो जाता है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोर और लेस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उतना दिक्कत नहीं होता। वैसे तो पूरा चैप्टर ही बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, जिसका जेनेटिक्स का लेक्चर आज अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, एनीवे ठीक है, फिर आ जाते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में खूब क्वेश्चन बनते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। पहला एम्ब्रियोनिक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आपने पढ़ा है ना, ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट, फिलोजेनी, किसने बोला था, क्या बोला था, इस पे सवाल बनता है। होमोलॉगी एनालॉगी में जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है वर्सेस कुछ नए एग्जांपल्स भी बना के पूछ दिए जाते हैं, तो हमें सारे एग्जांपल्स लिस्ट डाउन करके रखने होंगे। जूलॉजिकल टाइम स्केल में एरा एपॉक्स पे सवाल आ जाता है, और इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पे भी सवाल आया हुआ है। बोलो सर इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स तो कहीं मेंशन भी नहीं है, आप क्या बात बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो तुम एनसीईआरटी का अपना क्वेश्चन वाला सेक्शन खोलना, लास्ट में दिया हुआ है पेडिग्री ऑफ हॉर्स बनाने के लिए, तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पे सवाल आ जाता है। ह्यूमन इवोल्यूशन में थोड़ा घुमा के सवाल पूछ देते हैं कि जैसे 3 to 4 मिलियन ईयर्स पे क्या हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 15 मिलियन ईयर्स को कौन आया था, ड्रायोपिथिकस का कौन किसका डायरेक्ट एंसेस्टर है ना, कौन किसका इनडायरेक्ट एंसेस्टर है। तो वो पूरा ब्रांचिंग दिखाना पड़ता है ह्यूमन इवोल्यूशन का, नहीं तो तुम उसमें गलती कर देते हो। फिर जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे आते हैं तो एंटीबॉडीज पे डिटेल नहीं दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में कि प्राइमरी रिस्पांस कौन शो करता है, सेकेंडरी रिस्पांस कौन शो करता है, कौन सबसे छोटा होता है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, कौन एलर्जिक रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट करता है, कौन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, कौन सबसे कम क्वांटिटी में होगा, कौन मोनोमर होगा, कौन पेंटामर होगा, कौन सबसे, वैसे उसके अराउंड पूरे एंटीबॉडीज पे सवाल आता है, जो आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में भी। तो हमें एंटीबॉडीज को ढंग से पढ़ना पड़ता है। फिर ड्रग्स में 3 ड्रग दिया है, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, एम्फेटामिन। तीनों का फंक्शन नहीं दिया हुआ है आपके, बट सिर्फ इतना लिख दिया है कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट फॉर मेंटल इलनेस। तो अब यहां हमको इन तीनों का फंक्शन जानना है। बार्बिटूरेट सेडेटिव हो गया, बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी है, और एम्फेटामिन स्टिमुलेंट है। तो पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेंट, इन तीनों का नाम दे देगा, कोकेन दे देगा, तो तुम कोकेन और एम्फेटामिन मार्क करोगे। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। फिर इसमें एलएसडी का पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो एलएसडी के बारे में आपको जानना है। तो ड्रग्स हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ड्रग्स इंपॉर्टेंट, ड्रग्स पे सवाल भी आता है। ठीक है, इकोलॉजी की बात करोगे तो प्रोटोकॉपरेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, प्रोटोकॉपरेशन पे तुमको सवाल दिखेगा विच इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्रोटोकॉपरेशन नहीं दिया तो हम उसको म्यूचुअलिज्म में डालेंगे कि कमेंसलिज्म में डालेंगे, वहां फंसते हैं। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड में कहां पे पिरामिड स्पिंडल शेप्ड होता है, इन्वर्टेड और अपराइट तो बता देता है, स्पिंडल कहां कहां होगा ये नहीं बताता। तो हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। फूड चेन में घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, एनर्जी कहां ट्रांसफर होता है, तो हम दिखाते हैं कि हम डिकम्पोजर्स को फूड चेन का पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो वहां पे सवाल बनता है ना। हम दिखाते हैं कि हम पैरासिटिक फूड चेन को पार्ट रखते हैं, तो वहां सवाल बनता है। तो फूड चेन और इधर भी सवाल बन जाता है। फिर एक और लास्ट, जितने सारे नेशनल पार्क हैं इन सबके नाम पे सवाल आता है। कहाँ पे टाइगर पाया जाता था, कहाँ पे लायन पाया जाता था, कहाँ पे एलिफेंट्स पाया जाता है, तो कौन किस जगह के लिए फेमस है, इनके कुछ 10-12 नाम होते हैं, उन नाम पे भी सवाल आता है। तो दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स दैट यू शुड डू आउटसाइड एनसीईआरटी। देखो यार, 2-3 सवाल भी अगर बाएं दाएं से आ गए तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है हम प्रिपेयर्ड रहें। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि सर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक करा दो, तो इस वीकेंड मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना के आप तक ला दूंगा। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ के लिए तुम टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे ज्वाइन कर लो और वीडियो पे खूब सारा प्यार देना। देखो यार, इस चैनल पे तुमको बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज कंटेंट मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। अभी तुमने देखा था मैंने स्किप दिस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया, पूरे यूट्यूब ने बना दिया, तो इस पे भी अभी तुमको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बट ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रहा है लोगों के अंदर, एंड हमें किसी भी तरह का पेच एनटीए हमारे सामने लाए, हमें उसका
हथियार, उसका सॉल्यूशन हमारे पास पहले से होना चाहिए। तो आई इंश्योर that you are completely prepared in your NEET UG journey. Take care. Bye bye and have a great day. Thank you.